पिछले वीडियो में हम लोग जो है अनुषंग गुणधर्म के बारे में पढ़े हुए थे और उसमें हम लोग पढ़े हुए थे कि अनुषंग गुणधर्म क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। तो वहाँ हम लोग पढ़े थे कि अनुषंग गुणधर्म, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि विलयन के वैसे गुणधर्म जो कि विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है उसे अनुषंग गुणधर्म कहा जाता है। तो देखिए टॉपिक था हम लोग का अनुषंग गुणधर्म। अब इसी को बाद डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें शायद 2 वीडियो लगे, आज का एक वीडियो, इसके बाद एक वीडियो और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखिए तो टॉपिक था हम लोग का अनुषंग गुणधर्म, या फिर इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अनुषंग गुणधर्म। तो अनुषंग गुणधर्म क्या होता है? देखिए तो हम लोग पढ़े थे कि विलयन के वैसे गुण जो कि विलयन के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। नाम से स्पष्ट दिख रहा है अनुषंग गुणधर्म। तो विलयन के वैसे गुण जो विलयन के जो विलेय हैं उनके अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, उन्हें अनुषंग गुणधर्म कहा जाता है। और इसमें हम लोग पढ़े थे कि टोटल 4 टाइप का होता है। एक होता है क्वथनांक का उन्नयन, एक होता है क्वथनांक का उन्नयन जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा होता है हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन जिसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरा होता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जिसको कहा जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और चौथा होता है परासरण एवं परासरण दाब, परासरण एवं परासरण दाब, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो देखिए तो यही 4 टॉपिक हम लोग को जो है डिटेल से अब पढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से अप्रॉक्स 5 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन केवल इन टॉपिक से आता है। जो अनुषंग गुणधर्म टॉपिक है यहाँ से लगभग 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन रहता है। तो अभी तक हम लोग मतलब बेसिक बात तो देख ही चुके हैं कि अनुषंग गुणधर्म कहते किसे हैं। लिखना हो तो इसको लिख लीजिए आप कि विलयन के वैसे गुणधर्म, लिखिए इसको, वीडियो को पॉज करके लिखते रहिए। विलयन के वैसे गुणधर्म जो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं बल्कि उसके प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। मतलब कौन सा विलेय है इस पर निर्भर नहीं करेगा, केवल इस पर निर्भर करेगा कि कितना विलेय है, विलेय का कितना मोल विलयन में उपस्थित है, सॉल्यूट जो है वह कितना मोल सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। केवल इस पर डिपेंड करेगा, उसके प्रकृति पर, नेचर डिपेंड नहीं करेगा कि विलेय कौन है, NaOH है कि NaCl है कि यूरिया है कि ग्लूकोज है, इस पर डिपेंड नहीं करेगा। केवल डिपेंड इस पर करेगा कि कितना है, 5 मोल है कि 10 मोल है। मतलब केवल जो अणुओं की संख्या पर ही निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, उसे क्या कहा जाता है? अनुषंग गुणधर्म कहा जाता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। ठीक है, कितने प्रकार के हम लोग को पढ़ना है? 4 प्रकार का। कौन कौन? क्वथनांक का उन्नयन, और कौन है हिमांक का अवनमन, और कौन है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, और कौन है परासरण एवं परासरण दाब। तो चलिए इसको हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। बेहतर होगा कि इन बातों को आप वीडियो को पॉज करके और ये लिख लीजिए, उसको हम शुरू से इसमें 1 by 1 पढ़ना शुरू करते हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इन 4 पॉइंट्स को लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग अब इसमें फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन। देखो क्वथनांक का उन्नयन जो है ये क्या है, कैसे हम लोग इसको देखेंगे। देखो
एक जो मेन बात जो आपको हमेशा याद रखना है, हम बतलाए थे कि दो तरह के द्रव हो सकते हैं या पदार्थ दो तरह के हो सकते हैं। कौन कौन? वाष्पशील और एक कौन हो सकता है? अवाष्पशील। जो आसानी से वाष्प में परिवर्तित हो जाए उसको हम बोलेंगे वाष्पशील पदार्थ, जैसे कि हम पेट्रोल को ले सकते हैं या फिर जो है पानी बहुत हद तक हो सकता है। और जो आसानी से वाष्प में परिवर्तित नहीं हो उसको हम बोलते हैं अवाष्पशील पदार्थ। कि तेल वगैरह जो है ये इसको हम मान सकते हैं अवाष्पशील। हालांकि हर एक चीज़ वाष्पशील होता है, डिपेंड करता है उसके तापमान दिया जा रहा है, तापमान बढ़ाने घटाने पर वाष्पशीलता बढ़ या घट सकती है। ठीक है, तो मतलब कि हम लोग को बेसिकली जो है बात करना है किस चीज़ का, कि तापमान बढ़ाने से मतलब कि वाष्पशीलता तो चेंज हो सकती है। अभी हम लोग बेसिकली बात करना है, राउल्ट का नियम हम लोग पढ़े हुए थे। ठीक है, तो वहाँ हम पढ़े थे कि जो आंशिक वाष्प दाब होता है, ये याद है, PA क्या होता है? P0A इंटू जाइले। कि आंशिक वाष्प दाब किसी भी अवयव के उसकी शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब एवं उसके मूल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। इसी को क्या कहते हैं? राउल्ट का नियम कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए कि क्या हो कि कोई वाष्पशील द्रव है, ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अभी ये एक लाइन जो है, ये जो चारों हम लिखे थे, चारों के चारों इसी बात पर जो है डिफाइन होगा आगे, इसी बात पर बाकी सब बेस्ड है। ध्यान सुनिएगा इसको। जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास वाष्पशील द्रव है, जैसे मान लो पानी है। पानी क्या है? वाष्पशील है। मतलब हम पानी को अगर रख के छोड़ दें तो क्या 2 दिन बाद 3 दिन बाद पानी की जो मात्रा थी वहीं रहेगी? नहीं, पानी की मात्रा चेंज होगी, पानी घटेगा, जल का मात्रा जो है घटेगा, कम घटेगा, हमको सके तो दिखाई नहीं दे या हम नोटिस ना कर पाए, लेकिन घटेगा जरूर। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए पानी था, कोई भी वाष्पशील द्रव है, मान लीजिए हम पानी मान लेते हैं, और उसमें क्या कर रहे हैं, कोई अवाष्पशील ठोस को मिला दे रहे हैं। ठीक है, अवाष्पशील ठोस मतलब कि चीनी हो सकता है। चीनी तो वाष्पशील नहीं है, क्या चीनी का वाष्प बनता है? नहीं बनता है। तो अगर हम क्या करें कि वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील ठोस को मिलाएं तो बताइए जो उसका वाष्प दाब है वो बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? ध्यान सुनने बात को। वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील विलेय को मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब बढ़ता है कि घटता है? इसको समझो। ऐसे मान लो कि ये हमारे पास एक पात्र था, एक बर्तन था जिसमें कि पानी यहाँ पर रखा हुआ है या कोई भी वाष्पशील पदार्थ यहाँ पर रखा हुआ है। अब ये बताओ कि जो वाष्प बन रहा है वो वाष्प कहाँ से आ रहा है? मतलब कि इसके अंदर से आ रहा है कि सतह, ऊपरी सतह से आ रहा है? निश्चित रूप से इसके जो ऊपरी सतह है, जो सरफेस है, वहाँ से आ रहा है। जो इसका सतह है, यहाँ पर जो जल के अणु हैं, यही जल के अणु जो है ये वाष्प में परिवर्तित हो रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हम क्या किए कि कोई अवाष्पशील ठोस को मिला दिए। अब अवाष्प मान लीजिए चीनी को मिला दिए। अगर इसमें हम चीनी को मिलाएंगे तो क्या होगा? चीनी तो इसमें समांगी मिश्रण बनाएगा। समांगी मिश्रण आपको पता है कि 2 तरह का मिश्रण होता है। कौन कौन? समांगी मिश्रण और एक कौन होता है? विसमांगी मिश्रण। जिस मिश्रण की बनावट और गुणधर्म पूरे मिश्रण की समान होती है उसे कहते हैं समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर। और जिसमें असमान होता है उसको बोलते हैं विसमांगी मिश्रण। हम लोग पढ़ चुके हैं, फर्स्ट वीडियो में पढ़े थे इसको। तो खैर मान लीजिए ये पानी है और पानी में हम लोग क्या मिला दिए हैं? चीनी मिला दिए हैं। अब जब चीनी को मिलाएंगे तो चीनी इस पूरे जो ये पानी है, जो ये अवयव है, इस पूरे में फैल जाएगा। अब इस पूरे में फैलेगा मतलब वो चीनी जो है वो यहाँ नीचे भी है, ऊपर भी है, बगल में, हर एक जगह जो सतह है, सरफेस है, वहाँ भी आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पर भी चीनी के अणु आ जाएंगे। ठीक है, तो मान लो एक रफ आइडिया मान के चलो कि मान लो कि सतह पर पहले 20 पानी के अणु थे। अब 20 में से मान लो कि 5 पानी के अणु जो है वो वाष्प में परिवर्तित हो रहे थे। ठीक है, जब चीनी को मिलाएंगे तो क्या वो जल के अणु 20 रह पाएंगे? नहीं, क्योंकि वहाँ पर चीनी का भी अणु आएगा तो 20 जो है वो घट जाएगा, मतलब 20 नहीं रह पाएगा। अब 20 नहीं रहेगा, 20 से घटेगा तो चीनी भी आ जाएगा। तो क्या जितना पहले वाष्प बन रहा था उतना अब वाष्प बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि चीनी तो वाष्प नहीं बनेगा, मतलब जल ही वाष्प बन रहा था और जल जो सतह पर था वो कम हो गया। तो पूरा मिला के कंक्लूजन ये, निष्कर्ष ये है कि जब भी किसी वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील विलेय को मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। इस बात को लिख लीजिए कॉपी में नोट करके कि किसी, लिख लो इसको बेहतर होगा, किसी वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील विलेय को मिलाने पर
किसी वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील विलेय को मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। आपको मैं बताया यहाँ पर क्यों घट रहा है, एक्चुअल कारण क्या है। कारण ये है कि सतह पर जो द्रव है उसकी मात्रा घटेगी, जो ठोस है उसकी मात्रा बढ़ेगी। अब ठोस तो चेंज होगा नहीं वाष्प में, इसलिए वाष्प दाब घट जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि ये एक लाइन जो है इसी पर जो पूरा का पूरा अनुसंग गुणधर्म है वो निर्धारित है। ये एक लाइन अगर समझ गए तो पूरा का पूरा अनुसंग गुणधर्म समझना आसान हो जाएगा। इसलिए इसको एकदम अच्छे से समझ लीजिए कि किसी वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील ठोस को मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बात आप समझ गए होंगे। अब हम लोग जो है चलते हैं ना अनुसंग गुणधर्म पढ़ने। तो पहला है क्वथनांक का उन्नयन। चलिए, क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जिस तापमान पर कोई, अगर हम एकदम सिंपल बात करें जो आप अभी तक पढ़ते आए 9th 10th क्लास में या उससे नीचे भी पढ़े होंगे, कि क्वथनांक क्या है? जिस तापमान पर कोई द्रव जो है वो गैस बन जाता है। मतलब मान लो पानी है, तो पानी किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में। पानी को हम गर्म करेंगे तो पानी जो है वाष्प बनेगा। तो जिस तापमान पर पानी वाष्प बनेगा उसी तापमान को क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफिनेशन का चेंज होगा। खैर बताते हैं यहाँ के क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये मेरे पास जल था, ठीक है, यहाँ पर ये पात्र है जिसमें जल रखा हुआ है, ठीक है, ये जल है। और इसमें अब हम क्या किए, मान लीजिए ये अवयव ए है, मतलब विलायक यहाँ पर ए है, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या किए, किसी अवाष्पशील विलेय बी को मिला दिए। ए कैसा है? देखो, जब भी हम द्रव बोलेंगे तो द्रव हमेशा वाष्पशील होगा। अधिकांश द्रव वाष्पशील होते हैं, ठीक है। अधिकांश जो द्रव होंगे वो वाष्पशील होंगे, वाष्प में परिवर्तित होंगे ही। अब हो सकता है किसी की वाष्पशीलता कम हो, किसी की ज़्यादा हो। जैसे कि मान लो पानी है और पेट्रोल है, तो पेट्रोल की वाष्पशीलता ज़्यादा है, पेट्रोल ज़्यादा तेज़ी से वाष्प बनेगा, पानी थोड़ा उसे धीमे गति से बनेगा। लेकिन जितना भी द्रव पदार्थ है सब लगभग वाष्पशील ही होते हैं, ठीक है। तो ए क्या है? ए है वाष्पशील द्रव, वाष्पशील द्रव। और बी क्या है? बी है अवाष्पशील ठोस, जिसका कि वाष्प नहीं बनने वाला है, अवाष्पशील ठोस, ठीक है। मान लीजिए कि इसमें बी नहीं मिलाया गया था, ठीक है, जब केवल ए था यहाँ पर, उसमें जो इसका वाष्प दाब था वो P0A था। क्या था? P0A। और जब यहाँ पर बी को मिलाया गया तो इसका वाष्प दाब घटेगा, मतलब कि जो भी विलयन का वाष्प होगा, मान लो विलयन का वाष्प दाब PS हुआ, एस मतलब कि सॉल्यूशन विलयन। P0A क्या है? ए के शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब, जब बी नहीं मिलाया था तब। और जब मिलाया गया, ठीक है, तो जो इसमें जो इसका वाष्प दाब है पूरे विलयन का, वो क्या हो गया? PS। बताओ PS में से कौन बड़ा है? P0A बड़ा है, क्योंकि हमको पता है कि ठोस को मिलाने पर जो वाष्प दाब है वो घट जाता है। तो पहले P0A था, घट के कितना हो गया? PS हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मतलब कि वाष्प दाब तो घटा, ये बात हमको पहले से पता है कि वाष्पशील द्रव में, ये बात एकदम रट लो दिमाग में, कि वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील ठोस को मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। तो यहाँ पर जब हम वाष्पशील द्रव ए में अवाष्पशील ठोस बी को मिलाएंगे तो इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो कि पहले जो इसका क्वथनांक था, जो द्रव था, इसका क्वथनांक पहले था T0B। पहले क्या था? T0B। T0B मतलब क्या हुआ? बॉइलिंग टेम्परेचर, ठीक है। बी से बॉइलिंग है, टी से टेम्परेचर। तो T0B क्या हुआ? T0B हुआ वाष्पशील द्रव का वाष्प दाब, ठीक है। और जब इसमें हम विलयन को मिला दिए, मतलब जब इसमें ठोस को मिला दिए, तो विलयन का जो क्वथनांक है वो मान लो कि चेंज हो गया TB। अब बताओ क्वथनांक बढ़ेगा या घटेगा? क्वथनांक क्या होता है? ध्यान से समझो। क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक वो तापमान होता है जिस पर कोई द्रव गैस बनता है, ठीक है। अब पहले जब इसमें ठोस नहीं मिलाया गया था, तब इसमें ये जो अवाष्पशील ठोस है, जो विलेय है, अवाष्पशील विलेय, जब ये नहीं मिलाया गया था उस समय इसका वाष्प ज़्यादा बन रहा था। देखो, क्वथनांक का तो एक जो डिफिनेशन पढ़े तो है ही कि जिस तापमान पर कोई द्रव गैस बन जाता है वो क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन उसका जो बढ़िया डिफिनेशन ये है कि जिस तापमान पर किसी द्रव का वाष्प दाब, ठीक है, वायुमंडलीय ताप के बराबर हो जाता है, किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाता है, उस तापमान को हम जो है क्वथनांक कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। बात तो सुनने में थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे आगे जैसे बढ़ेंगे समझ में आते जाएगा क्या हम बोल रहे हैं। जिस तापमान पर
किसी द्रव का वाष्प दाब, ठीक है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, ठीक है, उस तापमान को क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। इसको लिख लो, जिस तापमान पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए उस तापमान को क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। देखिए, तो मान लीजिए शुरू में जो इसका क्वथनांक था वो T0 भी था, बाद में क्वथनांक जो है ये TB। बताओ क्वथनांक बढ़ा कि घटा? तो पहले केवल द्रव था, इसका वाष्प इजीली बन जा रहा था, आसानी से बन रहा था, मतलब इसका वाष्प बनना आसान था, है ना। अब जब इसमें हम ठोस मिला दिए, वाष्प बनना मुश्किल हो गया। अब उतना ही वाष्प बनाने के लिए हमको तापमान इसको अधिक देना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? पहले यहाँ पर 10 अणु था द्रव का, वो 10 में से मान लो कि 5 चेंज हो रहा था वाष्प में। अब बाद में जब इसमें हम मिला दिए तो 10 तो बचा नहीं, जब हम ठोस को मिला दिए तो 10 तो बचा नहीं, कितना बचा? मान लो कि 8 बचा, मान लो इसे तो रफ आइडिया, मान लो 8 बचा। तो पहले 5 चेंज हो रहा था, क्या अब 5 चेंज होगा? नहीं, अब 3 या 2, मतलब कम तो हो ही जाएगा, क्योंकि पहले 10 था, 10 में से 5 हो रहा था। अब जब ये घटा तो वो भी तो घट जाएगा, जब मतलब कि द्रव का जो अणु घटा तो वाष्प जो बन रहा है वो भी तो घट जाएगा, ठीक है। तो वाष्प भी घट जाएगा इसमें। अब वाष्प घट जाएगा तो उतना वाष्प बनाने के लिए, वाष्प को फिर उतना बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तापमान बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पहले ही देख चुके हैं इसके पिछले वीडियो में या इसके पिछले वीडियो में बताए थे, जब पढ़ाए थे वाष्प दाब, शायद इसके पिछले वीडियो में ही है, देखिएगा उसको। उसमें बताए थे कि वाष्प दाब जो है वह 2 कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से कारक थे? पहला कारक था तापमान, और सेकेंड कारक क्या था? सेकेंड कारक था अंतर आणविक बल, कि जितना ज़्यादा तापमान होगा वाष्प उतना ज़्यादा बनेगा और वाष्प दाब भी उतना ज़्यादा होगा, और जितना कमज़ोर होगा अंतराण्विक बल उतना ज़्यादा वाष्प बनेगा। क्योंकि वाष्प बनने के लिए द्रव को गैस में चेंज करना है, तो जितना मजबूत वो बल रहेगा उतना कम वाष्प बनेगा, और जितना कमज़ोर वो बल रहेगा उतना ज़्यादा वाष्प बनेगा, ठीक है। तो यह द्रव तो वही है, तो हमको यहाँ पर अब वाष्प को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? तापमान को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब ये कि अगर पहले अगर इसका क्वथनांक जिस तापमान पर ये उबल रहा था, पहले अगर T0 भी था, अब बाद में अगर TB हो गया तो TB तो बढ़ जाएगा T0 भी से, क्योंकि क्वथनांक बढ़ गया, तापमान बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि वाष्प दाब घट गया। तो वाष्प दाब को फिर वहाँ तक ले जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तापमान को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब हम कह सकते हैं, अब मान लीजिए एक रफ आर्टिफिशियल लेते हैं, मान लीजिए कि अगर पहले जो क्वथनांक था इसका, मान लो कि पानी है, तो पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। हालांकि क्वथनांक फिक्स नहीं होता है, प्रेशर वगैरह चेंज करने पर जो है चेंज होता है, लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए तो स्टैंडर्ड कंडीशन में, ठीक है, मानक स्थितियों में जो पानी का जो क्वथनांक है, जल का जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में बोलेंगे तो 373 केल्विन, या फिर अगर ज़्यादा प्रिसाइजली बोलें, ज़्यादा एकदम स्पष्ट बोलें तो 373.15 केल्विन। मेरे ख्याल से आपको आता होगा सेल्सियस में केल्विन में चेंज करने वगैरह, तो ऐसा देख लो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है? 273.15 केल्विन। बहुत जगह 273 केल्विन लिखा होता है, वो भी सही है, लेकिन कहीं कहीं ज़रूरत पड़ जाता है जहाँ पर कि डेसिमल के बाद भी कुछ लिखा हुआ हो, तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छा है कि 273.15 केल्विन ही यूज़ कीजिए। तो जल का जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस में बात करें तो केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 373.15 केल्विन हो जाएगा। तो इतना मतलब कि क्वथनांक होता है जल का, ठीक है। हम मान के चल रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, केल्विन में उतना होगा, ताकि जो प्रैक्टिकल यूनिट जो है तापमान का वो तो सेल्सियस ही है, SI यूनिट केल्विन है ना, ठीक है। तो मान के चल रहे हैं कि जो पानी है, जो जल है, उसका क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। अब जब उसमें हम मिला दिए ठोस को तो क्वथनांक उसका बढ़ गया, तो मान लो बढ़ के हो गया 102 डिग्री सेल्सियस। तो पूछा जाए कि क्वथनांक का उन्नयन कितना हुआ? उन्नयन मतलब क्या होता है? बढ़ना। देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है उन्नयन, एक होता है अवनमन, ठीक है। उन्नयन को अंग्रेजी में बोलते हैं एलिवेशन और अवनमन को बोलते हैं डिप्रेशन। अगर कोई चीज़ बढ़ रहा हो तो बोलेंगे कि उन्नयन हो रहा है, एलिवेट कर रहा है, बढ़ रहा है। अगर कोई चीज़ घट रहा हो तो उसको बोलेंगे कि अवनमन हो रहा है, मतलब कि डिप्रेशन में जा रहा है, मतलब घट रहा है, ठीक है। तो कोई पूछे अगर ये क्वथनांक का उन्नयन कितना हुआ, मतलब क्वथनांक कितना बढ़ा, तो पहले कितना था? 100 डिग्री सेल्सियस, बाद में कितना हो गया? 102 डिग्री सेल्सियस। तापमान कितना बढ़ा?
तो 100 था पहले, अभी 102 है, तो कितना बढ़ा, 2 डिग्री बढ़ा। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन। देखो पहला जो था क्वथनांक, सीधे एग्जाम में आता है ये कि क्वथनांक के उन्नयन को परिभाषित करें। तो इसको आप मान लीजिए 5 में 1-2 बार पूछा हुआ है बोर्ड में, तो इसको अगर लिखना होगा आप समझे हुए हो तो फिर इसको एकदम जितना बड़ा कर सकते उतना बड़ा करके लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्वथनांक का उन्नयन क्या होगा, देखो क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन का सिंबल क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी। देखो जहाँ भी परिवर्तन होता है कुछ तो उसके लिए हम सिंबल डेल्टा यूज़ करते हैं। मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि डेल्टा सिंबल जो है परिवर्तन के लिए, चेंज के लिए यूज किया जाता है। तो क्वथनांक का उन्नयन क्या हो गया, डेल्टा टीबी। तो क्वथनांक का उन्नयन कैसे निकलेगा, तो जितना क्वथनांक बाद में हुआ है माइनस जितना क्वथनांक पहले था। तो बाद में क्वथनांक कितना हुआ है, टीबी। देखो बाद में क्वथनांक कितना हुआ है, टीबी। पहले कितना था, T0b। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टीबी माइनस T0b। यही हो गया क्वथनांक का उन्नयन, डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस T0b। बहुत सिंपल चीज़ है, इसका भी यूज आएगा। ठीक है, इसका भी यूज जब न्यूमेरिकल आता है, इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन निश्चित रूप से हर एक साल रहता ही है इस टॉपिक से, अनुसंग गुण धर्म से। तो उसमें भी जो है आपको इसका यूज आएगा कि अगर मान लो दिया हुआ है कोई द्रव है, ठीक है, उस द्रव का जो शुद्ध अवस्था क्वथनांक है वो मान लो दिया हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और उसमें ठोस मिलाने पर जो क्वथनांक है वो बढ़ के मान लो हो जाता है 55 डिग्री सेल्सियस। पहले था 50, अब कितना हो गया 55। फिर क्वथनांक का उन्नयन कितना हुआ, डेल्टा टीबी कितना है, डेल्टा मतलब कि परिवर्तन कितना है, कितना चेंज हुआ उसमें। डेल्टा मतलब कि परिवर्तन, मतलब कि फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब कि अंतिम माइनस प्रारंभिक। ठीक है, समझते हैं इतना। तो क्या करेंगे, 55 माइनस 50 कितना हो गया, 5 डिग्री सेल्सियस जो है क्वथनांक का उन्नयन हुआ। ठीक है, इतनी बात समझ में आया अभी तक। क्वथनांक का उन्नयन किसे कहते हैं, डिफिनेशन हम नहीं लिखवा रहे हैं, लिखवाएंगे बहुत बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको जब ये क्लास खुलेगा या फिर आगे PDF वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा उसमें मिल जाएगा आपको ये। अगर लिखना चाहो तो खुद से भी लिख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा हम बोल देते हैं कि क्या लिखो, क्वथनांक को किसे कहते हैं, ध्यान से सुनना। लिखना चाहो तो लिख सकते हैं इसको अभी, नहीं तो इसको बाद में क्लास खुलेगा तो फिर इसको लिखवा देंगे, या फिर जो है PDF बाद में मिलेगा तो उसमें मिल जाएगा आपको। तो क्वथनांक का उन्नयन में क्या लिखे थे, इसमें ये हो जाएगा कि जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। ये तो पहला लाइन हो गया, ये हर एक में कॉमन लाइन है, चारों जो अनुसंग गुण धर्म कॉमन लाइन है कि जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है, घट जाता है। विलयन के वाष्प दाब को फिर से बढ़ाने के लिए तापमान में बढ़ोतरी करनी पड़ती है, तापमान को भी बढ़ाना पड़ता है, इसी को क्वथनांक का उन्नयन कहा जाता है। इसको अपनी भाषा में चाहो तो लिख सकते हैं। फिर इसमें आगे लिखना पड़ेगा कि मान लें कि अगर किसी विलायक के शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था का क्वथनांक T0b है, जो कि अवाष्पशील ठोस को मिलाने पर, ठीक है, जो वाष्प दाब है, जो क्वथनांक है वो अगर बढ़ के TB हो जाता है तो क्वथनांक का उन्नयन बराबर, यहाँ जो लिखे हैं इसको लिख सकते हैं, क्वथनांक का उन्नयन बराबर डेल्टा TB इक्वल टू TB माइनस T0b, डेल्टा TB इक्वल टू TB माइनस T0b। ये बात आपको लिख लेना है, ये बात बेहतर होगा, यही मेन चीज़ है। ये एक लाइन इसको नोट कर लीजिए, क्वथनांक का उन्नयन बराबर TB माइनस T0b। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लो, नोट कर लिए इसको। चलो देखो इसमें आगे देखते हैं। अब आगे जो है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें हमको एक फार्मूला मिलेगा, उसी फार्मूला पर क्वेश्चन आता है, जो इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है उसी फार्मूला पे आता है। देखो तो अभी तक हम लोग देखें कि क्वथनांक का उन्नयन किसे कहते हैं, फिर हम लोग देखें क्वथनांक का उन्नयन निकालना कैसे जाता है। क्वथनांक का उन्नयन क्या है, एकदम शब्द को समझो, क्वथनांक का उन्नयन मतलब क्वथनांक का बढ़ जाना। क्वथनांक क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि वाष्प दाब घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, क्योंकि हम वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील ठोस को मिलाए हैं, ये मिलाने से वाष्प दाब घट जाता है। तो वाष्प दाब को फिर से बढ़ाने के लिए, उतना ही फिर से करने के लिए हमको तापमान को क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। इसी को क्या कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ प्रयोग से मालूम चला, मतलब कि एक्सपेरिमेंटली एक चीज़ मालूम चला, यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली प्रयोग से एक चीज़ मालूम चला कि जो क्वथनांक का उन्नयन होता है
वह बिलियन के मोललता के समानुपाती होता है। मोललता इसी चैप्टर में हम लोग पढ़े थे फर्स्ट वीडियो में मोललता के बारे में। मोललता नहीं बोल रहे हैं, मोललता का सिंबल क्या होता है? स्मॉल m, छोटा वाला m होता है, और बड़ा वाला m कैपिटल M होता है। किसके लिए? मोलरता के लिए। मोलारिटी मतलब कि मोलरता मतलब कि कैपिटल M मतलब कि मोल पर लीटर, ठीक है। और मोललता मतलब कि मोलालिटी मतलब कि स्मॉल m मतलब कि मोल पर kg। तो हम मोललता की बात कर रहे हैं। प्रयोग से क्या मालूम चला कि जो क्वथनांक का उन्नयन है, क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है? डेल्टा टीबी। लिखे ना अभी, क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है? डेल्टा टीबी। तो प्रयोग से मालूम चला कि जो क्वथनांक का उन्नयन है मतलब जो डेल्टा टीबी है वह समानुपाती होता है किसके? मोललता के, m से। m यहाँ पर क्या है? m है मोललता। मोललता मतलब कि 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की कुल संख्या को बिलियन की मोललता कहते हैं। मोलरता एक होता है। मोलरता क्या होता है? मोलरता होता है 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन जो बन रहा है पूरा, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के कुल मोलों की संख्या क्या कहलाता है? मोलरता कहलाता है। और मोललता क्या होता है? मोललता होता है 1 kg विलायक में, 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की कुल संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। तो प्रयोग से क्या मालूम चला? प्रयोग से मालूम चला कि डेल्टा टीबी समानुपाती m, मतलब कि जो क्वथनांक का उन्नयन है वह मोललता के समानुपाती होता है। जब समानुपाती का साइन हटता है तो हमको पता है कि एक कांस्टेंट आ जाता है, एक स्थिरांक आ जाता है। तो यहाँ मान लो स्थिरांक आ गया kb इंटू m। डेल्टा टीबी इजकल टू क्या हो गया? डेल्टा टीबी इजकल टू हो गया kb इंटू m, ठीक है। kb यहाँ पर कांस्टेंट है, स्थिरांक है, और इसको बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। इसको क्या बोलते हैं? मोलल उन्नयन स्थिरांक, या फिर इसको मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी अंग्रेजी में कहा जाता है। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसका एक और नाम होता है इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। इसको बोलते हैं इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। इब्यूलोस्कोपिक स्थिरांक इसको लिख सकते हैं, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट या इब्यूलोस्कोपिक स्थिरांक। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हुआ यहाँ पर? kb इंटू एम। kb को क्या बोलते हैं? मोलल उन्नयन स्थिरांक बोलते हैं या फिर इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो अभी तक हम क्या देखें? क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है? तो जब भी किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। इसको बढ़ाने के लिए उनको तापमान बढ़ाना पड़ता है, इसी को क्वथनांक का उन्नयन कहा जाता है। उसको हम देखिए कि विलयन का शुरुआती जो क्वथनांक है वो टीबी है, टी नॉट भी है, और बाद में बढ़ के वो कितना हो गया? टीबी हो गया। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होता है? टीबी माइनस टी नॉट बी, और इस डेल्टा टीबी को क्या कहते हैं? क्वथनांक का उन्नयन। उसके बाद में पढ़ेगी प्रयोग से मालूम चला कि जो क्वथनांक का उन्नयन है वो मोललता के समानुपाती होता है। समानुपाती का साइन हटता है तो यहाँ कांस्टेंट आ जाता है। कांस्टेंट कौन आता है? केबी। केबी को क्या कहते हैं? मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। केबी को क्या कहते हैं? मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। और स्मॉल m क्या हुआ? स्मॉल m हुआ मोललता। स्मॉल m क्या हुआ? स्मॉल m हुआ मोललता। डेल्टा टीबी क्या हुआ? डेल्टा टीबी हुआ क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है। अब चलिए इसमें हम लोग अब क्या करेंगे? केबी के बारे में, मतलब कि जो मोलल उन्नयन स्थिरांक है इसका यूनिट फाइंड करेंगे और इसको परिभाषित करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो केबी को क्या कहते हैं? केबी को कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। बहुत बड़े एग्जाम में जो है मोलल उन्नयन स्थिरांक का भी परिभाषा पूछता है, ये मोलल उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित करें, ठीक है। तो केबी मोलल उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित करना है। देखिए तो बेहतर इसको अब लिख लीजिए, पहले इसको हम साफ करते हैं तब इसमें हम लोग मोलल उन्नयन स्थिरांक पढ़ेंगे। इसको लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके लिखिए इसको, ठीक है, लिख लिया। चलो तो इसमें हम लोग अभी जो है मोलल उन्नयन स्थिरांक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि इसका परिभाषित करने का तरीका क्या होता है, इसके अलावा जो है इसका मात्रक क्या होता है,
यूनिट इसका क्या होता है वो सब पढ़ेंगे अभी। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, KB, K सबस्क्रिप्ट B। तो हम लोग क्या पढ़े कि प्रयोग से मालूम चला था कि डेल्टा TB जो है समानुपाती होता है किसके, मोललता के, और समानुपाती के साइन हटा तो यहाँ पर कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट कौन आ गया, KB। तो डेल्टा TB इक्वल टू क्या हो गया, KB इंटू M। ठीक है, KB को क्या कहते हैं, KB को कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक, या फिर इसको बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, देखो मोलल उन्नयन स्थिरांक जो है इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर क्या था, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M, है ना। डेल्टा TB इक्वल टू क्या है, KB इंटू M। अब यहाँ पर किसी भी तरह अगर हम M को 1 मान लें तो हम कह पाएंगे कि डेल्टा TB जो है KB की इक्वल है। अब M क्या है, M है मोललता, तो अगर मोललता को 1 कर दें तो डेल्टा TB KB के इक्वल हो जाएगा। तो यदि M बराबर 1 मोल पर kg, पता है ना स्मॉल m क्या होता है, मोललता। मोललता क्या होता है, 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के कुल मोल की मात्रा क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। तो डेल्टा TB इक्वल टू क्या हो गया, KB इंटू M। M कितना है, 1 मोल पर kg। तो यहाँ पर हम क्या कह पाएंगे कि डेल्टा TB इज इक्वल टू KB। मतलब हम कह सकते हैं कि मोलल उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक के उन्नयन के बराबर होता है यदि विलयन का मोललता 1 मोल प्रति kg हो, या इसको हम इससे बोल सकते हैं कि यदि 1 मोल विलेय 1 kg विलायक में मिला हुआ है तो उस विलयन में क्वथनांक का उन्नयन मोलल उन्नयन स्थिरांक के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि डेल्टा TB इक्वल टू KB, और इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। अब इससे अगर यूनिट पूछा जाए इसका मात्रक क्या होगा, तो यहाँ पे इसको डिफाइन लिख देते हैं कि मोलल उन्नयन स्थिरांक का डिफिनीशन क्या होगा। तो यहाँ लिख दे रहे हैं कि यदि विलयन की सांद्रता 1 मोल प्रति kg हो तो मोलल उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक के उन्नयन के बराबर होता है, क्वथनांक के उन्नयन के बराबर होता है। ठीक है, अब हमको इससे क्या करना है, इसका मात्रक निकालना है। तो डेल्टा TB इक्वल टू क्या होता है, KB इंटू M। तो KB इक्वल टू क्या हो जाएगा, KB इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा TB इंटू M है, यहाँ अगर डिवाइड में तो ये हो गया डेल्टा TB बाई M। डेल्टा TB क्या है, डेल्टा TB है हमारे पास क्वथनांक का उन्नयन, मतलब क्वथनांक है। क्वथनांक का यूनिट क्या होता है, केल्विन। तो यहाँ पर क्या हो गया, मतलब क्वथनांक मतलब तापमान ना, तापमान का मात्रा क्या होगा, केल्विन। तो यहाँ पर कौन हो गया, केल्विन। और M क्या है, मोललता। तो मोललता का यूनिट क्या होता है, मोल पर kg। ठीक है, तो ये हो जाएगा केल्विन kg इनवर्स, ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, केल्विन kg पर मोल। ये क्या हो जाएगा, केल्विन kg पर मोल। देखो केल्विन kg इनवर्स है, ऊपर गया तो kg हो गया, मोल है ऊपर गया तो मोल इनवर्स। तो याद रखिएगा ये बात कि kb का जो यूनिट है वो होता है केल्विन kg पर मोल। तो यहाँ पर क्वथनांक उन्नयन जितनी भी बातें हैं, जो मेन बातें हैं, अभी एक चीज़ और बाकी है इसमें, लेकिन जो मेन बातें हैं लगभग खत्म हुई। देखो ये फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं। पहले हम लोग पढ़ें कि अनुषंग गुणधर्म क्या होता है, तो पढ़ेंगे विलयन के वैसे गुणधर्म जो
विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, इसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, उसको अनुषंग ऊर्ध्वम कहा जाता है। उसके बाद पढ़ें कि अनुषंग ऊर्ध्वम 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन एवं प्रासरण दाब। उसके बाद हम लोग पढ़ें कि क्वथनांक का उन्नयन को परिभाषित कैसे करते हैं। तो अगर वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। इसको बढ़ाने के लिए क्वथनांक तापमान बढ़ाना पड़ता है, इसी को क्वथनांक का उन्नयन कहा जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़े कि मोलल उन्नयन स्थिरांक जो है ये क्या होता है। तो हम लोग पढ़ें कि अगर हम लोग एक प्रयोग से देखते हैं कि जो क्वथनांक का उन्नयन है मोललता के समानुपाती होता है, संपत्ति का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आ जाता है Kb, और Kb जो होता है उसी को बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। फिर हम लोग Kb की परिभाषा देखें और उसका हम लोग मात्रक निकालें। अब इसमें एक जो मेन चीज़ है, ठीक है, जहाँ से कि क्वेश्चन आने का चांस रहता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जहाँ से बनता है, उसका हम लोग बात कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मोललता का समझ होना चाहिए कि मोललता जो है क्या है। मोललता अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो जाओ फर्स्ट वीडियो जो है विलयन का, उसमें हम मोललता के बारे में ही बताए हुए हैं, उसको एक बार देख लो। जो विलयन का फर्स्ट वीडियो था, पहला वीडियो जो था, उसमें मोललता के बारे में पूरा विस्तार से बात किया गया है। तो जाकर उसको देख लीजिए, फिर ये बात समझ में आएगा। तो अभी तक हमको क्या मालूम चला कि डेल्टा टीवी इजकल टू Kb इंटू एम। ठीक है, क्या मालूम चला? डेल्टा टीवी इजकल टू Kb इंटू एम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेल्टा टीवी इजकल टू Kb इंटू एम क्या है? मोललता। एम क्या है? एम है मोललता। अब एम है मोललता। मोललता क्या होता है? मोललता होता है, याद है मोललता? मोललता क्या होता है? विलेय का मोल बटा विलायक का द्रव्यमान। विलेय का मोल बटा विलायक का द्रव्यमान। विलेय का मोल कितना है? विलेय का मोल है WB बाई MB इंटू WA। ठीक है, समझे क्या बोल रहे हैं? NB क्या है? मोल। मोल क्या होता है? मोल होता है गिवन मास बाई मोलर मास। मोल क्या होता है? दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। मोल बराबर क्या हो गया? WB बाई MB। तो मूलतः हम क्या लिख सकते हैं? WB बाई MB इंटू WA। यहाँ ध्यान देने बात ये है कि बताया थे मोललता तो कि जो WA है, मतलब कि जो विलायक का द्रव्यमान है, ये हमेशा किलोग्राम में लिया जाता है, केजी में। और इसीलिए जो मोललता का मात्रक है वो क्या होता है? मोल प्रति केजी होता है। तो यहाँ पर ये किस में लेना है? WA किस में लेना है? WA लेना है केजी में। तो डेल्टा टीवी इजकल टू क्या हुआ? Kb इंटू WB बाई MB इंटू WA। अब इसको आपको एकदम अच्छे से याद रखना है कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू Kb इंटू WB बाई MB इंटू WA। अब यहाँ पर कौन चीज़ क्या है? पहला डेल्टा टीबी क्या है? क्या है बोलो? डेल्टा टीबी है क्वथनांक का उन्नयन। डेल्टा टीबी क्या है? क्वथनांक का उन्नयन। Kb क्या है? Kb है मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक। WB क्या है? WB है विलेय का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान जो कि ग्राम में लिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बोले ना WA केजी में होगा, लेकिन WB और MB जो है ये ग्राम में होगा। MB क्या है? MB है विलेय का मोलर द्रव्यमान। विलेय का मोलर द्रव्यमान। और फिर से WA क्या है? WA है विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान जो किस में लिया जाता है? केजी में लिया जाता है। तो ये सारी बातें हुई क्वथनांक के उन्नयन के बारे में।
मेन फॉर्मूला आपको यही याद रखना है, डेल्टा टी वी इजकल टू के वी इंटू डब्ल्यू बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब डेल्टा टी वी और ये सब बातें क्या है हम यहाँ लिख चुके हैं। बेहतर होगा वीडियो को पॉज कीजिए, सारी बातों को ध्यान से हम लिखिए और फिर इस पर हम लोग एक दो क्वेश्चन करेंगे। अभी एक दो हम लोग इस पर एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, जो कि क्वेश्चन NCERT में भी है और बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, 5 मार्क्स में आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लिख चुके होंगे इसको। बेहतर होगा वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए। ठीक है, देखो तो अब हम लोग इसमें जो है बात करेंगे, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फार्मूला तो देख लिया ना, फार्मूला क्या था, फार्मूला को एकदम याद रखो। फार्मूला क्या था, डायरेक्ट इस पर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। बेहतर होगा कि एक दो क्वेश्चन NCERT में भी है, उसको भी कर लेना। अभी जैसे हम एक क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन NCERT में भी है, दो क्वेश्चन है शायद इस टॉपिक से, उसको कर लेना, एकदम एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ये जितने बात बताए हैं इसी में से क्वेश्चन है, कुछ बाहर से नहीं। तो फार्मूला क्या पढ़े थे, डेल्टा टी बी इजकल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। चलो अब मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि 20 ग्राम NaOH, एकदम से हम सिंपल क्वेश्चन दे रहे हैं, लेकिन इसी तरह क्वेश्चन आएगा, इससे मतलब बाहरी क्वेश्चन कुछ नहीं आता है। बेहतर होगा NCERT क्वेश्चन एक करना होगा तो अच्छा है, नहीं तो बताना हमको, उसको हम करवा देंगे। यदि 20 ग्राम NaOH दिया हुआ है कि 2 kg विलायक में घोला है, 2 kg विलायक में घोला है, तो क्वथनांक का उन्नयन ज्ञात करें। तो क्वथनांक का उन्नयन ज्ञात करें। और यहाँ पर देखो जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें Kb की वैल्यू दिया रहेगा, तो Kb की वैल्यू मान दिया हुआ है यहाँ पर 0.5, और Kb का जो यूनिट होता है देखें हम लोग, Kb का यूनिट क्या होता है, अभी देखे थे ना, केल्विन केजी मोल इन्वर्स। Kb का यूनिट क्या होता है, केल्विन केजी मोल इन्वर्स। देखिए क्वेश्चन जो है, यदि 20 ग्राम NaOH 2 kg विलायक में घुला है, तो क्वथनांक का उन्नयन इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। क्वथनांक का उन्नयन मतलब क्या निकालना है, डेल्टा टी बी। इसको ध्यान से समझ लो, और ध्यान से समझ गए तो फिर NCERT में जो 2 क्वेश्चन है, और वहीं 2 क्वेश्चन बोर्ड में भी आया हुआ है। ठीक है, 5 नंबर में, तो सेम इसी कॉन्सेप्ट पर है, बस वैसा वैल्यू और जो यहाँ पर अवयव हैं, जो कंपोनेंट हैं, उनके नाम चेंज हो सकते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट एकदम सेम रहता है। बस ये फॉर्मूला डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसलिए फॉर्मूला याद रखना चाहिए, डेल्टा टी वी इजकल टू के वी इंटू डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। और ये भी रटने की जरूरत नहीं है, जो शुरू से कॉन्सेप्ट समझ हो गया तो एकदम आसानी से निकल जाएगा फार्मूला। ठीक है, देखो तो हमको क्या निकालना है, क्वथनांक का उन्नयन निकालना है। क्वथनांक का उन्नयन मतलब कि डेल्टा टी वी निकालना है। तो डेल्टा टी वी निकालना है, तो डेल्टा टी वी इजकल टू क्या हो जाएगा, देखो के वी कितना दिया हुआ है, के बी कितना दिया हुआ है 0.5, डब्ल्यू मतलब कि विलेय का दिया हुआ द्रव्यमान, बी मतलब कि विलेय बोलते ना, जहाँ जहाँ ए आएगा, फर्स्ट वीडियो में ही बोले हुए थे कि इस पूरे चैप्टर में जहाँ जहाँ ए आएगा वहाँ क्या समझना है कि हम विलायक का बात कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ बी आएगा वहाँ समझना है कि हम विलेय का बात कर रहे हैं। तो 0.5 इंटू डब्ल्यू बी मतलब कि विलेय का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 20 ग्राम, 20 बाई एम बी मतलब कि विलेय का मोल द्रव्यमान। अब विलेय कौन है यहाँ पर, NaOH, तो NaOH का द्रव्यमान कितना, देखो Na मतलब सोडियम का द्रव्यमान कितना होता है 23, ऑक्सीजन में कितना होता है 16, हाइड्रोजन कितना होता है 1। ये बताए हुए हम फर्स्ट वीडियो में, मोल वाले वीडियो में, जाके एक बार मोल वाला वीडियो देख लेना, उसमें हम ये बताए हुए हैं कैसे आणविक द्रव्यमान निकाला जाता है। तो 23 + 16 + 1 कितना हो गया, ये 40। मतलब कि NaOH का जो मोलर द्रव्यमान है वो कितना होता है 40। उसके बाद W मतलब कि विलायक का द्रव्यमान, तो विलायक का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 2 kg, और हमको पता है कि हमेशा विलायक द्रव्यमान जो है kg में ही लिया जाता है। ठीक है, अब बहुत सिंपल है, काट दो इसको, हो जाएगा 0 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचा 0.5/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको कर लो, जो भी आएगा उतना केल्विन इसमें आंसर हो जाएगा।
देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सेम तरह का क्वेश्चन जो है बोर्ड में और सेम तरह का क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है उसको करना एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, ठीक है, इस वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग अगले जो अनुषंग गुणधर्म है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये अनुषंग गुणधर्म पहला वर्ग जो है यहाँ खत्म होता है और ज़रूर से ज़रूर जाकर एनसीईआरटी का जो 2 क्वेश्चन है उसको कर लेना, इसी चैप्टर का, इसी मतलब टॉपिक का, और सेम क्वेश्चन बोर्ड में भी आया हुआ है उसको भी, वो भी हो जाएगा, मतलब सेम ही क्वेश्चन है दोनों। ठीक है, तो अब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे इसके अगले पार्ट जो है हिमांक कॉनमन, उसका बात करेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।